Hey guys, welcome back on this channel. This is me, Dr. Sadaf Amreen, currently pursuing MD in पैथोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग क्या होता है? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग अकरिंग एनी टाइम आफ्टर 6 मंथ ऑफ एमेनोरिया। यानी अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसको 6 महीने पहले एमिनोरिया रहा, उसके बाद उसको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, इन अ मेनोपॉजल एज, उसकी एज जो है इस टाइम मेनोपॉजल वाली एज है। मेनोपॉजल एज कौन सी होती है? 47 से लेकर 50 ईयर तक, ठीक है, या 45 से 50 कह सकते हैं आप। शुड बी कंसिडर्ड एज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। यानी इन ऑल ओवर इन्होंने ये बात बोली कि अगर कोई वुमेन ऐसी जो मेनोपॉजल एज में है, मेनोपॉजल एज हम कंसीडर करते हैं 45 से 50 के बीच में, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो होती है 47 पे मेनोपॉज सेट हो जाता है, ठीक है। कोई वुमेन है जिसकी मेनोपॉजल एज चल रही है, ठीक है, उसको क्या हुआ, 6 महीने तक एमेनोरिया रहा, उसके बाद उसको कोई भी अगर ब्लीडिंग हो जाती है वेजाइनल ब्लीडिंग, तो उसको हम कंसीडर करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। मेनोपॉज के बाद जो ब्लीडिंग होती है तो उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं? उसके कॉजेज बहुत तरीके से हो सकते हैं, हमने कैटेगराइज कर लिया। जैसे कि पहला कॉज हम डिस्कस करते हैं जो रिलेटेड होता है वल्वा से, ठीक है। सबसे एक्सटर्नल पार्ट क्या है हमारी, एक्सटर्नल जेनिटलिया का वल्वा। वल्वा से रिलेटेड क्या हो सकता है? कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, वल्वाइटिस हो सकती है, या बेनाइन या मैलिग्नेंट कोई भी लीजन होता है जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग हो रही है, वो काउंट की जाएगी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के अंदर। उसके अलावा हो सकता है वेजाइनल कॉज। वेजाइनल कॉज की वजह से क्या हो सकता है, जैसे कि रिंग पेस्ट्री है, किसी के लगा प्रोलैप्स है, उसमें उसने रिंग पेस्ट्री लगवा रखी है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर सेनाइल वेजिनाइटिस हो सकती है, या कोई वेजाइनल ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाइकल कॉजेज़ की, कि सर्विक्स से रिलेटेड जो ऐसे कॉज होते हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में आएंगे। क्या क्या हो सकते हैं सर्विक्स से रिलेटेड जो कॉज होते हैं? सर्वाइकल लीजन हो सकता है, कोई सर्वाइकल इरोजन हो सकता है, ठीक है, सर्विसाइटिस हो सकती है, कोई सर्वाइकल पॉलिप्स हो सकता है, डायक्यूबिटस अल्सर हो सकते हैं जैसे किसी प्रोलैप्स पेशेंट के अंदर, ये सर्वाइकल मैलिग्नेंसी हो सकती है, ठीक है। ये सारे जो हैं सर्विक्स से रिलेटेड कॉज है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज़ की जिनका रिलेशन यूट्रस से होता है, जो यूट्रस से रिलेटेड है और ब्लीडिंग हो रही है उनकी वजह से, जैसे सेनाइल एंडोमेट्राइटिस हो गई, ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस हो गई, या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया, या फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, या फिर यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप हो रहा है, या फिर उसके बाद मीसोडर्मल कोई ट्यूमर है। तो ये सारे कॉज जो है हमारे रिलेटेड हुए यूट्रस से, जिसकी वजह से हो रही है ब्लीडिंग। उसके अलावा हो सकता है ड्यू भी एक कॉज हो सकता है जिसकी वजह से क्या होती है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर उसके बाद हो सकता है कि कोई फैलोपियन ट्यूब के अंदर मैलिग्नेंसी हो रही है, वो ब्लीडिंग कॉज कर रही है। या फिर ओवरी से रिलेटेड जो कॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेनर ट्यूमर हो सकता है, ग्रेनुलोसा, या फिर थीका सेल का ट्यूमर हो सकता है, मैलिग्नेंट ओवेरियन कोई ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। ओवरी के हमने पढ़ा, ब्रेनर ट्यूमर हो सकता है, ग्रेनुलोसा या फिर थीका सेल का ट्यूमर हो सकता है, मैलिग्नेंट या फिर ओवेरियन मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के अंदर हाइपरटेंशन, ब्लड डिस्क्रेजिया भी आता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है। यूराइनरी ट्रैक्ट के अंदर अगर हम बात करें क्या क्या कॉज हो सकते हैं, यूराइनरी ट्रैक्ट के अंदर हो सकता है यूरेथ्रल करंकिल हो सकता है, कोई पेपिलोमा हो सकता है, या कार्सिनोमा हो सकता है जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है पोस्ट मेनोपॉजल। बाउल के अंदर बात करें तो हम क्या हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम हेमरॉइड हो सकती है, मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है, एनल फिशर हो सकता है, कोई रेक्टल कैंसर हो सकता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर ऐसे लोग जो लंबे समय से एस्ट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनअपोज्ड रेट प्रोजेस्टेरोन एंड एचआरटी। तो ये सारे कॉज हुए जो हमने पढ़े पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के अंदर। अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जाए, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग से रिलेटेड इस तरीके से सवाल पूछा जाए, इफ ब्लीडिंग अकर आफ्टर 6 मंथ ऑफ एमेनोरिया इन अ वुमेन ऑफ मेनोपॉजल एज, तो आपका जवाब होगा ये इस तरीके की ब्लीडिंग को क्या बोला जाएगा, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। यानी अभी हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा कि कोई अगर वुमेन है जो मेनोपॉजल एज में है, उसको 6 मंथ का एमेनोरिया रहा, फिर उसके बाद उसको ब्लीडिंग हो गई, तो इस तरीके की ब्लीडिंग को हम कैसे काउंट करते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के अंदर काउंट करते हैं। फिर या फिर इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, वुमेन मेंसुरेटिंग इवन आफ्टर द एज ऑफ 52 ईयर्स। अगर कोई वुमेन ऐसी है जो 52 ईयर्स की हो गई है फिर भी उसे मेंसेस आ रहे हैं, तो उसका क्या कॉज हो सकता है? तो उसका हो सकता है जेनाइटल ट्रैक्ट की कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है, या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन इसके अंदर मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है वो ओवेरियन कॉज होता है, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर होता है, ठीक है। अभी हमने ओवरी वाले कॉजेस के अंदर इसको डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इन इंडिया। अगर इस तरीके से पूछा जाए आपसे, इंडिया के अंदर जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादातर किस वजह से होती है, कैंसर सर्विक्स की वजह से हो सकती है। या वैसे भी अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली किस वजह से होती है, इस तरीके से पूछा जाए आपसे, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इन
मोस्ट कॉमनली ड्यू टू, तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग किस वजह से होती है? कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स की वजह से होती है। ठीक है, तो हमने कॉजेज कौन कौन से डिस्कस किया? हमने सबसे पहले डिस्कस किया वल्वा के अंदर डिस्कस किया, हो सकता है ट्रॉमा हो जाए, पेशेंट को वल्वाइटिस हो जाए या फिर बेनाइन मैलिग्नेंट कोई भी लीजन हो जाए, तो ये वल्वा से रिलेटेड होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेजाइना के अंदर हो सकता है पेशेंट ने रिंग पिसरी प्रोलैप्स के लिए लगवा रखी हो, सेनाइल वेजिनाइटिस हो रही है उसको, या कोई वेजाइनल ट्यूमर हो रहा हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। फिर हमने सर्वाइकल कॉज को डिस्कस किया, जैसे कि सर्वाइकल इरोजन हो, सर्वाइसाइटिस हो रही हो, पॉलिप हो रही हो, ठीक है, कोई डेक्यूबिटस अल्सर हो या सर्वाइकल मैलिग्नेंसी हो, तो ये सारे कॉजेज हुए सर्विक्स के। वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स। उसके बाद हमने पढ़ा यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या हो सकता है? कोई भी सेनाइल एंडोमेट्राइटिस हो सकती है, ट्यूबर कुलर एंडोमेट्राइटिस हो सकती है, या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। ठीक है, एंडोमेट्रियल कोई भी कार्सिनोमा हो सकता है, सार्कोमा हो सकता है, पॉलिप हो सकता है यूट्रस के अंदर, या फिर कोई भी मेसोडर्मल ट्यूमर है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद हमने पढ़ा ड्यूबी हो सकता है मेट्रोपैथिका हेमरेजिका। मेट्रोपैथिका हेमरेजिका क्या होता है? मेट्रोपैथिका हेमरेजिका एक तरीके की क्या होती है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होती है, ये एक्सेसिव होती है, बहुत कंटिन्यूसली यूट्राइन ब्लीडिंग होती रहती है इसके अंदर। ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली उन वुमेन के अंदर देखने को मिलती है जो 40 से 50 साल की उम्र की होती हैं। मेट्रोपैथिका हेमरेजिका एक अपने आप में अलग सा टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया है कि क्या है। एक तरीके की एबनॉर्मल ब्लीडिंग है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में कंटिन्यूसली होती है, तो उसको बोला जाता है मेट्रोपैथिका हेमरेजिका। या फिर कोई फैलोपियन ट्यूब में मैलिग्नेंसी हो सकती है, या फिर कोई ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है, जैसे कि ब्रेनर ट्यूमर्स हो सकता है, या ग्रेनुलोसा या थीका सेल ट्यूमर हो सकता है, मैलिग्नेंट कोई भी ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि अगर किसी पेशेंट को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो उसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे। इसके अंदर क्लिनिकल फीचर में हम पहले बात करते हैं हिस्ट्री। हम पेशेंट की लेंगे हिस्ट्री, यानी उसकी पूछेंगे हम एज ऑफ मेनार्की पूछेंगे, उसका मेनोपॉज कब हुआ उसके बारे में पूछेंगे। उसके बाद पूछेंगे कोई वो एस्ट्रोजन या टैमॉक्सिफेन वगैरह हार्मोनल थेरेपी तो नहीं ले रही, या फिर उसको कोई प्रोलैप्स तो नहीं है। इस सब के हम उसके पहले हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा? एब्डोमिनल पेन मिलेगा, साथ में फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज मिलेगा, तो ये इंडिकेट करता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। यानी अगर कोई पेशेंट है वो बता रही है कि उसके पेट में एब्डोमिनल पेन है, उसको साथ में उसको एक फाउल स्मेलिंग जैसा डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो यानी ये इंडिकेशन है कि कोई ना कोई उसको एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। उसके बाद आती है बात एग्जामिनेशन की। अब यानी कोई पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग वाली पेशेंट है तो उसको हम एग्जामिन क्या क्या करेंगे। सबसे पहले पेशेंट का लेंगे ब्लड प्रेशर। उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन में पेशेंट को देखेंगे ओबीज तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है। अब ये ओबिसिटी और डायबिटीज़ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये जो पेशेंट होते हैं ओबीज या डायबिटीज़ ये ज़्यादा प्रोन होते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को देखेंगे एब्डोमिनल पाल्पेट करके देखेंगे। एब्डोमिनल पाल्पिटेशन इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई ट्यूमर वगैरह होगा तो हमें पाल्पिटेशन से उसके अंदर थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। वेजाइनल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम करते हैं पर स्पेकुलम। ठीक है, इसमें स्पेकुलम लगाकर उसके बाद एक्सटर्नली एग्जामिन किया जाता है, यानी कि इसमें पेशेंट को अंदर स्पेकुलम लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं पेशेंट को बिना टच किए। ठीक है, उसके बाद पीवी करते हैं। पीवी क्या करते हैं? पर वजाइनम किया जाता है। हमेशा आपको ये याद रखना है कि अगर हम वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पहले पर स्पेकुलम किया जाता है, उसके बाद पर वजाइनम किया जाता है। ठीक है, ये एक बहुत आसान सी और बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी दिमाग से स्लिप हो जाती है कि पहले क्या करना है। पहले जो करना है पर स्पेकुलम करना होता है, ये हमेशा याद रखिएगा आप। फिर करना होता है पर वजाइनम। उसके बाद आती है बात इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि अगर पेशेंट है कोई तो उसको पहले इन्वेस्टिगेट कैसे करना है हमें। हम उसको इन्वेस्टिगेट ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट का कराएंगे ब्लड काउंट। ठीक है, फिर प्लस पेपस्मेयर कराएंगे। अगर ब्लड काउंट और पेपस्मेयर कराने का मकसद ये होगा कि अगर कोई पेशेंट ऐसी है जैसे ब्लड स्क्वेज या कोई भी हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम कराएंगे ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर कराएंगे। ब्लड शुगर के बाद सर्वाइकल साइटोलॉजी कराएंगे। साइटोलॉजी इसलिए करवा रहे हैं ताकि कोई अगर सर्वाइकल ल्यूजन वगैरह है तो वो हमें पता चल जाए। उसके बाद हम कराते हैं एंडोमेट्रियल स्टडी। एंडोमेट्रियल स्टडी कराने के लिए अब बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं, जिसके क्या किया जाता है, इसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू को लेके उसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एंडोमेट्रियल बेनाइन लीजन भी जो होता है ब्लीडिंग कॉज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? डीएनसी का मतलब है डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। इसमें क्या किया जाता है? फिर क्यूरेटाज किया जाता है। क्यूरेट की मदद से क्या किया जाता है? क्यूरेटाज किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, थोड़ा सा स्क्रैप निकाल देता है एंडोमेट्रियम का एंडोसर्विक्स से। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद इसके अंदर एक स्लाइड प्रिपेयर की जाती है, फिर उसका क्या क्या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है उसके अंदर, तो इसे बोलेंगे डीएनसी डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। उसके बाद क्या कहते हैं या कर सकते हैं यूट्राइन कैविटी एस्पायरेशन कह सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें
जब हम डीएनसी करते हैं तो उसमें हमें पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ता है क्योंकि थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। लेकिन अगर हम यूटेराइन कैविटी एस्पायरेशन वाला प्रोसीजर कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ सकता, इसमें क्या किया जाता है, ओपीडी में किया जा सकता है। इसके अलावा हम कर सकते हैं यूएसजी, सीटी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। इन सबको कराने से क्या होगा, पेशेंट का हमें एंडोमेट्रियल थिकनेस पता चल जाएगी, कोई इरेगुलरिटी है या फिर कोई पाल्विक ट्यूमर है, तो ये हम सारी इन चीज़ों से पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम करा सकते हैं पेशेंट के डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है स्टडी करने के लिए नेचर ऑफ द ट्यूमर का। अगर हमें ट्यूमर, इस चीज़ से तो हमें ये पता चलेगा कि ट्यूमर है या नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी, इरेगुलरिटी। अगर हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करेंगे तो उससे हमें नेचर ऑफ द ट्यूमर पता चल जाएगा, यानी ट्यूमर जो है कैंसरस है, मैलिग्नेंट है, कैसा है, तो ये हमें लेप्रोस्कोपी से पता चल जाएगा। उसके बाद हम कराएंगे पेशेंट की, उसके बाद हम कराते हैं पेशेंट की सिस्टोस्कोपी और लेप्रोक्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी से क्या पता चलता है, पेशेंट में हमें पता चल जाता है कि ब्लीडिंग का कॉज क्या है, कॉज ऑफ ब्लीडिंग पता चल जाएगा। ठीक है, हमने कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराया, ब्लड काउंट कराया, पैप स्मेयर, ब्लड शुगर लेवल, सर्वाइकल साइटोलॉजी, ठीक है, एंडोमेट्रियल स्टडी, डीएनसी, यूट्राइन कैविटी को एस्पिरेट करने वाला कराया, इसमें हमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, इसमें नहीं होती। यूएसजी, सीटी, एमआरआई, इससे क्या होगा, हमें कोई इरेगुलरिटी होगी, एंडोमेट्रियल थिकनेस है, कोई ट्यूमर वगैरह, ये पता चल जाएगा। उसको नेचर को पता करने के लिए वो किस टाइप का है, मैलिग्नेंट है, किस तरीके का है, बेनाइन है, तो ये हम कराएंगे डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी क्यों कराया, इससे हमें पता चल जाएगा कॉज क्या है ब्लीडिंग का। ठीक है, अगर कुछ तरीके से आपसे इन्वेस्टिगेशन में सवाल क्या बनता है, अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन अ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी अगर किसी पेशेंट को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें सबसे पहला जो हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो आपका जवाब होगा एंडोमेट्रियल बायोप्सी। यानी सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन किसी भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में कराया जाता है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जाती है। अब सवाल पूछा जाता है कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी कौन से दिन पे कराई जाती है, सवाल यहाँ से बनता है। तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जाती है 22 से 24वें दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, इसमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी में हमें क्या पता चलता है, सवाल ये बनता है, इससे ये पता चलता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट तो नहीं है, तो ये हमें पता चल जाता है। यानी अगर आपसे सवाल पूछा गया अगर कोई पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की वुमेन है तो सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा वो कराएगा एंडोमेट्रियल बायोप्सी। दूसरा सवाल ये बनता है कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी किस दिन कराई जाती है, तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराई जाती है 22 से 24वें डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। ठीक है, फिर सवाल ये बनता है कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी से हमें क्या पता चलता है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी से हमें पता चलता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद आती है बात मैनेजमेंट की, यानी कोई भी अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की पेशेंट है तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम करेंगे ट्रीट द कॉज, यानी जो भी उसका कॉज निकल के आएगा हमारा, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर पेशेंट कोई ऐसी है जिसके अंदर हमें कोई कॉज नहीं मिलता, यानी ठीक है, कोई पेशेंट ऐसी है जिसके अंदर हमने कॉज को फाइंड करने की कोशिश की लेकिन हमें कोई कॉज नहीं मिला लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट ऐसी है जिसको एक बार ब्लीडिंग हुई तो उसके बाद नहीं हुई, तो इस तरीके के पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि फिर ब्लीडिंग हो रही है दोबारा या नहीं हो रही थी। 80% पेशेंट के अंदर क्या होता है, दोबारा से ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है, और अगर कोई पेशेंट ऐसी है जिसके अंदर ब्लीडिंग कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यूसली हो रही है, कोई कॉज भी नहीं निकला है, तो उसके अंदर हम कराएंगे लेप्रोटॉमी। लेप्रोटॉमी कराने से क्या होगा कि हो सकता है कि कोई पेशेंट को हमारा अनडायग्नोज कोई स्मॉल ट्यूमर निकल के आए। ठीक है, हो सकता है, मिल सकता है, कोई भी कोई ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, उस तरीके के पेशेंट को हमें क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। इसके अलावा हम कर सकते हैं एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं, विद बायलेटरल सैल्पिंगोफरेक्टोमी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा स्पेसिमेन होगा उसको अंडर एग्जामिनेशन के लिए उसको पैथोफिजियोलॉजी लैब में भेज देंगे, वहाँ पर उसकी स्टडी कराएंगे कि किस तरीके का मैलिग्नेंट है, बेनाइन है, ये हमें पता चल जाएगा। तो जिन लोगों के अंदर हमें कॉज नहीं मिलता उसमें हमने 2 तरीके की बात की। हो सकता है पेशेंट के अंदर जिसके अंदर कोई कॉज नहीं मिल रहा हो, अगर उनके अंदर एक बार ब्लीडिंग होती है, 1 बाउट ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है, तो इन पेशेंट को हमें क्या करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और देखना है कि ब्लीडिंग हो रही है दोबारा या नहीं हो रही है। 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि दोबारा ब्लीड नहीं करते, और अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही है तो उसके अंदर हम क्या कराएंगे, पेशेंट को कराएंगे लेप्रोटॉमी। लेप्रोटॉमी कराने का क्या मकसद है, हो सकता है पेशेंट के अंदर कोई स्मॉल ट्यूमर हो जो कि अनडायग्नोस हो, तो वो निकल के आ सकता है। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली अगर निकल के आता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, या फिर हम कर सकते हैं पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, साथ में बायलेटरल सैल्पिंगोफरेक्टोमी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।